प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो एटीसी अदालत ने एक हाई वोल्टेज फ़ैसला दिया है और इस फ़ैसले ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 47 बुरज उलट के रख दिए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 47 रहनुमाओं को कन्विक्टेड करार दिया गया है, बल्कि इस अदालती फ़ैसले ने बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ास्ट ट्रैक ट्रायल की जो राह है, उस राह को भी हमवार करके रख दिया है। इस अदालती फ़ैसले की तफ़सीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आगे चल के आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा किया गया है। ख़बर नाज़रीन ये है कि ये 55 रुपये का इजाफ़ा महज एक ट्रेलर है। आवाम पर एक नया बम फटने के लिए तैयार है। वो नया बम क्या है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अदालती फ़ैसला जो कि आज सुनाया गया है, ये फ़ैसला आया है एटीसी अदालत रावलपिंडी से और ये फ़ैसला सुनाया है जज अमजद अली शाह साहब ने। अब आप जानते हैं कि जो 9 मई के मुकदमात लाहौर में थे, उनमें चंद मुकदमात के फ़ैसले आ चुके हैं। फैसलाबाद से फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं। सरगोदा और शायद गुजरावाला की अदालत से भी 9 मई के मुकदमात के चंद फ़ैसले सादिर फरमाए गए थे, लेकिन रावलपिंडी में जो 11 मुकदमात हैं 9 मई के, उनमें से किसी मुकदमे का फ़ैसला जो है वो सुनाया नहीं जा सका। लेकिन अब ये हुआ है कि जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने किया ये है कि जो 9 मई के रावलपिंडी के मुकदमात हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तकरीबन तमाम की तमाम जो क़यादत है वो भी मौजूद है। लेकिन इस केस में हुआ ये है रावलपिंडी के मुकदमात में कि वो तमाम मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमा दर्ज हुए, जो मुकदमात के इंदराज के बाद अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिनकी तादाद 29 बताई गई अदालत को, और ऐसे 18 मुल्ज़मान जो मुकदमात के इंदराज होने के बाद ट्रायल में पेश हो रहे थे, अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बना रहे थे, लेकिन एक टाइम पे जाके वो 18 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा अदालत में अपनी हाज़िरी देना उन्होंने बंद कर दी, अदालत में आना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये मजमूई तौर पे 18 और 29 47 ऐसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा थे जो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिनको नोटिस किए जा रहे थे, और जब बार बार नोटिस करने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए तो एटीसी अदालत ने, जज अमजद अली शाह साहब ने उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया। जब इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो इसमें स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया गया और स्टेट काउंसिल ने 19 गवाह जिनके बयानात कलमबंद हुए, उन पर जिरा मुकम्मल करने के बाद जो ट्रायल था इन 47 मुल्ज़मान की हद तक, जो कि एब्सकॉन्डर हो चुके थे, जिनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका था, इस पर फैसला आज एटीसी अदालत ने अनाउंस किया है। अब 47 के 47 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा, जिसमें मुराद सईद भी हैं, उमर अयूब भी हैं, शिबली फराज साहब हैं, ज़रताज गुल हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहबाज गिल हैं, कमल शोसफ हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बाकी क़यादत है, जिन्हें 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है और 10 साल की सज़ा के साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है, और साथ में इन तमाम पीटीआई रहनुमाओं की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी बहाके सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया है। अब ये फैसला तो एटीसी अदालत ने सुना दिया, लेकिन इस फैसले के रिपरकशन और भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, बानी पीटीआई को फेस करना पड़ेंगे। एक रिपरकशन तो ये है, नतीजा कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि ये जो लोग इश्तिहारी हैं, जिन्हें मफरूर होने की बुनियाद पे एटीसी अदालत ने कन्विक्ट किया है, ये अपील नहीं फाइल कर सकते, ये हाई कोर्ट में अपील नहीं फाइल कर सकते, लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि ये पहले ही इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी होने पे इनको सज़ा सुनाई गई है, तो इन्हें अपील फाइल करने से पहले अदालत के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर नहीं करेंगे तो इनकी अपील फाइल नहीं होगी, अपील इनकी काबिल कबूल नहीं होगी। और फिर इस केस में जो चीज़ें अदालत के सामने रखी गई, एक तो प्रोसिक्यूटर थे जनाब ज़हीर शाह साहब, जिन्होंने इस केस में आर्गू किया स्टेट की तरफ से। दूसरा, पुलिस जीआईटी की रिपोर्ट थी। अब फैसले में कहा गया है कि जीआईटी की रिपोर्ट में ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 47 रहनुमा हैं जिन्हें आज कन्विक्टेड करार दिया गया है, ये उस रिपोर्ट में मुल्ज़म करार पाए माफ़ कीजिएगा, उस जीआईटी रिपोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ़ के ये रहनुमा जो हैं
वो 9 मई के रिस्पॉन्सिबल करार पाए, जिसकी रोशनी में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अब यह फैसला 47 मुल्जमान की हद तक तो आ गया, लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब भी एक्यूज हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक्यूज हैं, लेकिन उनका ट्रायल इस फैसले के बाद खत्म नहीं होगा। इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का अलग से ट्रायल चलेगा। और आपको याद होगा कि जो आखिरी समाअत हुई थी JHQ रावलपिंडी हमला केस की, बाकी 9 मई के मुकदमात की, उसमें जज साहब ने जो पुलिस है, जो मुतलका हुकाम है, जो प्रोसिक्यूशन है, उनको हुक्म दिया था कि आइंदा समाअत पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए जो वीडियो लिंक का सिस्टम है उसे मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए, उसे मुकम्मल तौर पर फाल करके इमरान खान को आइंदा समाअत पे पेश किया जाए। तो अब इमरान खान साहब का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस ट्रायल के साथ साथ नाज़रीन जो अहम बात है, वो अहम बात यह है कि पहले इन इश्तहारी मुल्ज़मान की वजह से जो इस अदालती कार्रवाई में एक क्यास मचा हुआ था, वो क्यास अब ख़त्म हो गया। अब पीछे मुल्ज़मान की तादाद कम रह गई है। अब ट्रायल जो है, चाहे वो इमरान खान का है, शाह महमूद कुरैशी का है, शेख रशीद साहब का है, बाकी मुल्ज़मान का जो अदालत में पेश होते हैं, ये बड़ा स्मूथली आगे बढ़ेगा। अब इसमें ये इश्तिहारी मुल्ज़मान वाली जो रुकावट है, वो रुकावट ख़त्म हो चुकी है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। अब पेट्रोल बम की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे जो ईरान पर, सऊदी अरेबिया पे ईरानी हमले रोकने के लिए जो इकदाम उठाया गया है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने हंगामी मुलाकात की है, फिर उस खबर पर भी आएंगे। अमेरिका, ईरान जो डट गए हैं अपने अपने मौक़िफ़ पे, इससे दुनिया पर तबाही की क्या दस्तक हो रही है, उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन पहले पेट्रोल बम की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज 55 रुपये का इजाफा किया गया। अब इस 55 रुपये के इजाफे के ऊपर एक सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास तो 15 दिन का या पूरे मार्च का पेट्रोल मौजूद था, तो पाकिस्तान ने इजाफा क्यों किया? ये इजाफा नहीं करना चाहिए था। और इस 55 रुपये के इजाफे को लेके लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी आज दायर की गई है और उसमें एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि जब पाकिस्तान के पास स्टॉक मौजूद था, तो फिर हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, इस इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, बिजली की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, दीगर चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अजहर सदीक साहब लाहौर हाई कोर्ट से कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो इजाफा है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन आज़िम बात यह है, अब इसके ऊपर सियासत तो होगी, अपोजिशन भी सियासत करेगी। जैसा कि अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि ये जो इजाफा है, ये अवाम के लिए भुगतना मुश्किल हो जाएगा, इस इजाफे को बर्दाश्त करना अवाम के लिए आसान नहीं होगा। और बात बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो 55 रुपये का इजाफा किया गया है, ये मुश्किलात के पहाड़ अवाम पे तोड़ देगा, ना सिर्फ अवाम पे बल्कि हुकूमत पे भी मुश्किलात के पहाड़ तोड़ेगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? जब आप IMF के प्रोग्राम में हैं, तो IMF के प्रोग्राम में या तो फिर जैसे इमरान खान साहब ने किया था कि IMF के प्रोग्राम के साथ डील करके खान साहब ने 10,000 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी थी, लेकिन वो एक आर्जी रिलीफ आपको मिला था। और आगे चल के जब आपकी इकॉनमी बैठ गई, उस 10,000 रुपये की कीमतों में कमी की वजह से आपको फिर IMF की शराइत के ऊपर, सख्त शराइत के ऊपर उनके साथ मुआहिदा करना पड़ा। और वो जो आपको पहले रिलीफ दिया था, जो 160-70 में आपको पेट्रोल मिल रहा था, फिर वो 350 रुपये पर चला गया था। तो अगर रिलीफ या सब्सिडी हुकूमत दे भी दे, तो आगे चल के खाल अवाम की उतरनी है, क्योंकि अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो आप ये रिलीफ नहीं दे सकते। अलबत्ता जो हुकूमत से मुतालबा किया जा सकता है, भी चलें आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, हुकूमत को IMF के साथ बात करनी चाहिए थी। जो पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये बढ़ाई गई है, जो 105 रुपये पर लीटर पे हो चुकी है, डीजल पे कम है, इसको बराबर डीजल और पेट्रोल पे तकसीम कर देते, IMF से बात करते कि ये जो हमें इजाफा कर रहे हैं, इसमें पेट्रोलियम लेवी मज़ीद बढ़ाने की हमारे ऊपर डिमांड ना डाली जाए, इस पे बात की जाती। और फिर सबसे बढ़ के जो एक चीज़ देखी जाती है, भाई चलें आपने पुराने स्टॉक के ऊपर कीमतें बढ़ा दें, लेकिन जब ये कीमतें कम होगी तो फिर आवाम को ये कहानी ना सुनाई जाए कि अब जब तक हमारा जो पहले वाला स्टॉक है, जो हमने महंगा ख़रीदा है, वो बिक नहीं जाता, फिर हम सस्ता पेट्रोल ख़रीदेंगे और फिर आवाम को सस्ता देंगे। फिर ये लॉजिक नहीं होनी चाहिए। जब आपने पहले वाला जो पड़ा हुआ है, वो आपने सस्ता जो है वो सस्ता बेचने के बजाय जो सस्ता ख़रीदा था आपने महंगा कर दिया है। तो जब आलमी मार्केट में ये जो बहरान है, जो कशीदगी खित्ते में है, ईरान इसराइल जंग है, इसका ख़ात्मा हो जाता है,
चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये आर्गूमेंट ना हो कि हमने चूंकि महंगा ख़रीदा है तो अब हम सस्ता फौरी तौर पे आवाम को जो रिलीफ है पास ऑन नहीं कर सकते, फिर ये आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए हुकूमत का। फिर फौरी तौर पे इसी तरीके से आवाम को सस्ता पेट्रोल दिया जाना चाहिए। आलमी मार्केट में कीमत कम हो तो फौरी तौर पे यहां पर भी कीमत कम होनी चाहिए। अब नाज़रीन ईरान इसराइल पे आ जाते हैं। एक तो नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब की यात्रा की है और सऊदी अरेबिया की यात्रा में उन्होंने मुलाकात की है जो सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा हैं जनाब खालिद बिन सलमान। और इस मुलाकात में जो इसराइल अपना ईरान की तरफ से कुछ जो हमले किए गए, वैसे तो बातें यही सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने उसमें बड़ी सालसी का रोल अदा किया है, रिपोर्ट्स यही हैं, और सऊदी अरेबिया को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन इसमें चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक बाहमी दिफाई मुआहिदा मौजूद है और पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी यही बात की थी, तो ईरान अगर आइंदा आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया को, रियाद को टारगेट करता है तो ईरान के इन हमलों से सऊदी अरेबिया को, उनके कैपिटल को, रियाद सिटी को, दीगर जो शहर हैं उनको कैसे बचाना है, इसकी हिकमत अमली के ऊपर, इसके इकदामात के ऊपर जो है इस मुलाकात में गौर व खौज किया गया, इकदामात उठाने का फैसला किया गया। लेकिन जो तस्वीर सऊदी अरेबिया की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है जिसमें आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान के साथ मौजूद हैं, उसमें जहाँ इस बात का जिक्र किया गया कि सऊदी अरेबिया के दिफा के लिए यह मुलाकात हुई है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उस मुलाकात में जहाँ इन इक़दामात के ऊपर सोचो विचार की गई या गौर व खौज किया गया कि कैसे सऊदी अरेबिया का दिफा करना है ईरानी हमलों से, वहीं इस उम्मीद का इजहार भी किया गया कि ईरान की तरफ से दानिशमंदी का जो है वो मुजाहरा किया जाएगा। ईरान सऊदी अरेबिया को अपने हमलों में निशाना नहीं बनाएगा। इस उम्मीद के साथ ये जो मुलाकात है इसका इख्तिताम हुआ है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो जंगी जनून है अमेरिका पे भी सवार है और अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उनका यह कहना है कि जब तक ईरानी क़यादत सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि जो 2 लेयर हैं ऊपर वाली ईरानी क़यादत की, उसका मैंने खात्मा कर दिया है और तीसरी लेयर के ऊपर हम जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। सदर ट्रंप साहब कहते हैं कि ये सरेंडर करेंगे और हम ईरान में अपनी हुकूमत बनाएंगे तो इस सूरत में ये जंग बंदी हो सकती है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान मुकम्मल तौर पे एक तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे जो मगरबी मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के पास जो ईरानी मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट करने के जो हथियार हैं वो कम हो गए हैं, असलहा कम हो गया है। लेकिन अमेरिका कहता नहीं कि हमारे पास असले के ज़खायर मौजूद हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो असला साज कंपनियाँ हैं, असला बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें क्यों कहा गया है कि आप अपनी पैदावार को 4 गुना बढ़ा दें। और फिर खित्ते की इस कशीदगी की सूरत को लेकर जहां आसिम मुनीर साहब की वज़ीर दिफा सऊदी अरबिया के साथ मुलाकात हुई है, सऊदी अरब इटसेल्फ खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ, मुतहरिक हुआ है कि इस कशीदगी को ख़त्म किया जाए। और जो रजीम चेंज की बात चल रही है ना कि रजीम चेंज करवाया जाए ईरान में, उस पर भी ईरान की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है कि अगर जो कुर्द अस्करियत पसंद हैं उनके अगर दुश्मन के साथ राब्ते हुए, कुर्द अस्करियत पसंदों ने दुश्मन के साथ तावन किया, तो ईरान ने उन अस्करियत पसंद कुर्दों को ये वार्निंग दी है कि फिर आपको भी मिसाइल हमलों से कुचल के रख दिया जाएगा। अब इस कशीदगी का क्या नतीजा निकलता है? अब जब तक ये कशीदगी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ईरान ने तो चैलेंज ये दिया है कि आबनाए हुर्मज़ जो अमेरिका है, हिम्मत है तो अमेरिका इस आबनाए हुर्मज़ से गुजर के दिखाए। और साथ में ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि यह आबनाए हुर्मज़ सिर्फ इसराइल और अमेरिका के लिए बंद है, बाकी तमाम ममालिक के लिए खुला है। और अब यह जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसमें अमेरिका के अपने दावों के मुताबिक 1322 ईरानी शहीद हुए हैं और 3000 से ज़ायद ईरानी निशाना बने हैं। अल्लाह करे ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर जो राब्ते हैं, उसके नतीजे में जंग का ख़ात्मा हो, ताकि ख़ित्ते के अवाम पे और पाकिस्तान के अवाम पे इस जंग के जो मनफी असरात पड़ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में, महंगाई की सूरत में, ये अवाम को इन मुश्किलात से निजात मिले, इन मुश्किलात से अवाम बच सकें, पाकिस्तान के अवाम भी और ख़ित्ते के अवाम भी। नाज़रीन, BBC ने एक रिपोर्ट शाया की है भारतीय फ़िज़ाइया से मुतल्लिक, जिसमें यह कहा है कि भारत में जो Su-30 जो उनके पास जहाज़ मौजूद हैं,
जो कि 15 साल में 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो क्रैश कर गए हैं SU फाइटर जेट जो कि भारत के पास मौजूद हैं। भारतीय लड़ाका हथियारों के गिरने की मुसलसल तबाही की जो BBC ने अपनी रिपोर्ट में बात लिखी है, वजह लिखी है, वो ये है कि इन फाइटर जेट्स में भारत के अपने लोकल बने हुए जो इंजन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और BBC ये कह रहा है कि ये जो फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये भारतीय एयरफोर्स के लिए, फ़िज़ाइया के लिए एक गंभीर मसला बना हुआ है। ना सिर्फ 15 सालों में 1 दर्जन के करीब इनके जहाज़ क्रैश हुए SU-30, बल्कि पिछले 50 सालों में 470 भारतीय लड़ाका हथियारे जो है वो गिर के तबाह हुए हैं, क्रैश हुए हैं। तो यूँ समझें कि जो भारतीय फ़िज़ाइया है उसकी तबाही का जो शाखसाना है BBC की रिपोर्ट में, उसे मुकम्मल तौर पे खोल के रख दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।